स्वागत है आपका द दलाल मास्टर पर, जहां हम ज्ञान का कारोबार करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारे इलॉन भैया सही में पागल हैं या कुछ रहस्यमय कारण रहता है इनके सारे ट्वीट्स के पीछे? चलिए जानते हैं इस वीडियो में इलॉन, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के राज को। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इलॉन भैया जो कि टेस्ला के सीईओ हैं, उन्होंने अपनी एसईसी फाइलिंग में बोला था कि टेस्ला बाइज 1.5 बिलियन वर्थ बिटकॉइंस, बराबर। और यहीं पर नहीं रुके वो, उसके बाद उन्होंने बोला कि टेस्ला के सारे प्रोडक्ट्स एक आम इंसान बिटकॉइन देकर भी खरीद सकता है। अब हमारी भोली जनता एक्साइटेड हो गई कि अब तो टेस्ला को बिटकॉइन देकर ही खरीदना है, मतलब कैश वैश डाउन पेमेंट ना ना ना, बिटकॉइन। तो बस कर दिया सबने इन्वेस्ट। अब होना क्या था, पिछले ही कुछ दिनों की न्यूज़ थी कि इलॉन भैया ने तो बैकआउट कर दिया है। वो तो कह रहे हैं कि हमें इस गेम में खेलना ही नहीं, क्योंकि वो तो गौ इंसान है और जिस भी चीज़ से एनवायरनमेंट को हार्म होता है उन सारी चीज़ों से वो बहुत दूर रहते हैं। वैसे बात तो सही है, जितना इलॉन भैया इस दुनिया को बचाने में लगे हैं अपने स्पेस एक्स और टेस्ला के मिशन के साथ, शायद ही उतना किसी और ने सोचा होगा। और इसीलिए फोर्ब्स ने तो उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है। खैर, बड़े लोगों की बड़ी बातें ना ही मुझे समझ आती और ना ही वो किसी और को समझा पाते। तो अभी क्रिप्टो बिटकॉइन के चक्कर में फॉसिल फ्यूल्स का कहां से नाम आ रहा है, ये क्या माजरा है, आइए देखते हैं। बिटकॉइन जो आज आप देखते हैं, जिनको खरीदने की तरफ आप रखते हैं, आखिर वो आते कहां से हैं? तो इन बिटकॉइन को माइन किया जाता है कंप्यूटर्स के द्वारा, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिकल पजल को सॉल्व करना होता है, तब जाकर एक बिटकॉइन फॉर्म होता है, ताकि आप और मेरे जैसे लोग उसको ट्रेड कर पाए और थोड़ा पैसा बना पाए। अब इस पूरे माइनिंग प्रोसेस में बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है, और अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के रिसर्चर्स की माने तो अराउंड 120 टेरावाट एनर्जी कंजप्शन होता है हर साल पर ईयर बिटकॉइन माइनिंग में। और अगर हम देखें कंट्रीज लाइक स्वीडन, अर्जेंटीना, नीदरलैंड्स, यूएई, तो इनकी भी एनर्जी कंजप्शन पर ईयर 108, 116, 126 टेरावाट ही है। और सिर्फ माइनिंग में ही नहीं, बिटकॉइन ट्रांसफर करने में भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता है। मतलब इस पूरे प्रोसेस से क्या सबक सीखा हमने कि इतना आसान भी नहीं है बिटकॉइन के साथ खेलना, बलिदान तो यहाँ भी देना होगा। अब देखते हैं कि दूसरे पक्ष के लोगों का क्या बोलना है। तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी भी तो एक ऑल्टरनेट सोर्स है, और अगर हम जैक डोर्सी जो कि ट्विटर के सीईओ हैं उनकी बात माने तो बिटकॉइन माइनर्स जो हैं वो टाइम के साथ साथ और भी ज़्यादा इनोवेटिव होते जा रहे हैं। और चाइना, जहां वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग होती है, उसके सिचुआन प्रोविंस में तो ये सारे ही काम चीप इलेक्ट्रिसिटी और पावर रिसोर्सेज से ही निपट जाते हैं। तो मैंने सोचा कि ये बात भी सही है कि रिन्यूएबल एनर्जी भी तो एक ऑल्टरनेट सोर्स है बिटकॉइन माइनिंग के लिए, उसे हम क्यों नहीं यूज़ करते। फिर मुझे याद आया कि अब सारी कंट्रीज थोड़ी इंडिया और चाइना की तरह द क्वीन ऑफ रिवर्स कहलाती हैं, कि जहाँ नदी दिखी नहीं और डैम बना दिया। और बात सिर्फ इतनी नहीं है, अगर हम पूरे वर्ल्ड का एनर्जी कंजप्शन देखें तो उसमें अराउंड 80% फॉसिल फ्यूल का यूज़ होता है। तो कितना ही रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट कर लोगे। पर अपनी इस भागती हुई और तेज़ी से दौड़ती हुई दुनिया में हम इस बात को भी इग्नोर नहीं कर सकते कि रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एंड शायद हमारे इलॉन भैया ये देख नहीं पाए। ऑल्दो मुझे तो इस सेंचुरी में सिर्फ एक वही ऐसे इंसान लगते हैं जो प्रेजेंट में रहकर भी फ्यूचर में जीते हैं, बट फिर भी वो यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का फ्यूचर नहीं देख पाए। और इलॉन भैया के इस अनाउंसमेंट के थोड़े ही दिन बाद दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट आती है कि चाइना, जो कि बिटकॉइन माइनिंग का हब कहलाता है, उसने भी क्रिप्टो एक्सचेंज और इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स को बैन कर दिया है। वैसे तो चाइना ने क्रिप्टो को 2019 में ही बैन कर दिया था, ये कहकर कि क्रिप्टो वर्चुअल करेंसी है जिसकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, एंड उसके प्राइसेस बहुत इजीली मैनिपुलेट हो सकते हैं, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए सेफ नहीं है।
इसीलिए रिसेंटली चाइना की 3 गवर्नमेंट बॉडीज ने मिलकर ये बैन लगाया, नेमली द नेशनल इंटरनेट फाइनेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना, चाइना बैंकिंग एसोसिएशन एंड द पेमेंट एंड क्लियरेंस एसोसिएशन ऑफ चाइना। एंड इस बैड न्यूज के बाद जो बिटकॉइन वैसे ही इतना पिट चुका था, उसने अपने सारे सपोर्ट जोन्स तोड़ दिए और सीधा नोज डाइव लगाते हुए $36,000 के लेवल पे आ गया। और चाइना ही नहीं, इंडिया में भी क्रिप्टो को लेकर किसी का स्टांस क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी मई में ही एनपीसीआई द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी क्रिप्टो बैन की सारी नोक-झोंक बैंक्स के ऊपर छोड़ दी कि अब इंडिविजुअल बैंक्स की रिस्क एंड कंप्लायंस टीम डिसाइड करेगी कि वो अपने पोर्टल पर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन चाहते हैं या नहीं। और इसीलिए शायद आईसीआईसीआई, इंडसइंड और पेटीएम पेमेंट बैंक जैसे बड़े बैंकों ने अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ। हालांकि अभी तक किसी भी बैंक ने अपने इन डिसीजंस पर रीजंस पब्लिकली नहीं बताए हैं, और वो भी शायद इसीलिए क्योंकि हमारी कंट्री इंडिया, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड डेमोक्रेसी पर चलती है, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कुछ स्टैंड है क्रिप्टो को लेकर, तो आरबीआई का कुछ और एनपीसीआई जैसी लीगल बॉडीज तो सीधा सारा डिसीजन मेकिंग पावर बैंक के ऊपर ही छोड़ देती हैं। तो इस मुकाम पर मैं आप सभी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमें क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। और अगर आप मुझसे पूछें कि मेरे क्या व्यूज हैं क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के, तो मैं तो बिल्कुल करना चाहूँगा, पर उसके पीछे के क्या रीजंस हैं वो मैं इसकी अगली वीडियो में इन डेप्थ डिस्कस करने वाला हूँ। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में तो हमने उन्हीं सब चीज़ों की बात करी जो ऑलरेडी ट्रेंडिंग है। अब इसके सेकेंड पार्ट में हम कुछ मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर हमें इन्वेस्ट करना भी चाहिए या नहीं, और कुछ टेक्निकल डेटा से हम ये भी पता लगाएंगे कि आखिर क्रिप्टो में ऐसा क्या है और कैसे हम उससे पैसा बना सकते हैं। तो देखना मत भूलिएगा इसका पार्ट 2, कॉज असली जानकारी तो उसी में है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज पर मुझे आपके व्यूज चाहिए। क्या आपको लगता है कि अभी जो क्रिप्टो का बुल रन और बियर रन आया था, उसमें इरॉन भैया की कोई साजिश थी? क्योंकि अगर हम ज़ीरोधा के फाउंडर कमत अंकल की बात सुने तो इरॉन भैया को पहले से ही पता था कि चाइना में क्या होने वाला है। तो इसके ऊपर भी अपने प्रीशियस व्यूज देना मत भूलिएगा। अब जाने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आई नो मैं इतने दिनों से अंडरग्राउंड था और आप सभी के लिए कोई वीडियोस नहीं ला पा रहा था, बट अब मैं आ गया हूँ और आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। और मैं उन्हीं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया अपनी इस जर्नी को दोबारा से चालू करने में। थैंक यू गाइस। अब आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर्स का सपना है वो पूरा हो पाए और आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहें। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझसे इन आईडीज पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।